नमस्कार दोस्तों। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ रहे थे, बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे। आज का हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों मिस्र की सभ्यता के पतन के कारण। मैंने आपको एक क्लास पे पढ़ाया था, आपने देखी होगी वो क्लास, जिससे मैंने आपको मिस्र की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताया था। ये मिस्र की सभ्यता जितनी महान थी तो इसका पतन क्यों हो गया। सेम वही रीजंस हो सकते हैं जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के पतन के रहे होंगे। हमारी हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ था? सिंधु नदी, सबसे बड़ा कारण तो सिंधु नदी बताया जाता है कि हो सकता है सिंधु नदी में बाढ़ आ गई हो सकता है सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर हो सकता है सिंधु नदी का पानी सूख गया हो। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हो सकता है कि, क्योंकि ये सब कुछ चीज हो सकता पे टिकी है। पूरा प्राचीन इतिहास ही क्या रहता है दोस्तों, चाहे विश्व का इतिहास हो चाहे भारतीय इतिहास हो, एंशिएंट हिस्ट्री हमेशा हो सकता है फिर लगभग पे रहती है। क्योंकि जो सबूत हमें मिलते हैं उन्हीं साहित्यिक स्रोतों के बेस पर या फिर पुरातात्विक स्रोतों के बेस पर हम क्या करते हैं, हिस्ट्री की रचना करते हैं। और वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि मैं आपको यहाँ पर मिस्र की सभ्यता के पतन के कुछ कारण बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है दोस्त, देखिए मिस्र सभ्यता के पतन के कारण, मिस्र सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं। देखिए माने जाने से पता चल गया हमें कि ये है नहीं कारण, परफेक्टली ये नहीं है, पर ऐसा होने की वहां पर संभावना मानी जाती है। ऐसे कारण हो सकते हैं, इसकी क्या मानी जाती है, संभावना। देखिए नील नदी का व्यवहार, भाई सबसे जरूरी है नील नदी का व्यवहार। नील नदी का व्यवहार मिस्र के पतन का कारण क्यों बना होगा? हो सकता है नील नदी में बाढ़ आ गई हो दोस्तों, जिससे क्या हो गया होगा, कृषि उत्पादन पूरी तरीके से क्या हुआ हो, प्रभावित हुआ हो। लेकिन इसके अलावा भी तो रीजन हो सकते हैं नील नदी के व्यवहार में, केवल यही चीज थोड़ी। भाई नील नदी ने क्या पता अपना रास्ता बदल लिया हो। रास्ता, कई बार नदी अपना क्या करती है, रास्ता बदल लेती है, जिससे क्या होता है, बहुत से इलाके क्या होते हैं, डूब जाते हैं, है ना। रास्ता बदलना लिख लीजिए। हो सकता है कि नदी का पानी सूख गया हो, ये जो नील नदी है सूख गई हो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए सूख गई हो, इससे पानी कमी हो गई हो कि लोग सभ्यता को छोड़कर चले गए होंगे। तो यह है नील नदी का व्यवहार, जिसके कारण क्या हो सकता है, मिस्र की सभ्यता का पतन हो सकता है। पक्का पक्का नहीं कह सकते। दूसरा कारण है यहाँ पर आक्रमण। हो सकता है विदेशी आक्रमणकारियों ने मिस्र की शक्ति को कमजोर कर दिया हो। इन विदेशी लोगों को कई बार बर्बर लोग भी कहा जाता था, जो कि आक्रमणकारी या फिर लुटेरे होते थे। हो सकता है वहां की सभ्यता को क्या किया गया हो, लूटा गया हो। आंतरिक कलह, हो सकता है मिस्र में आंतरिक कलेश हो गया हो, कोई राजनीतिक अस्थिरता कायम हुई हो। जो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था थी दोस्तों, वो प्रशासन व्यवस्था क्या हो गई हो, फेल हो गई हो, है ना। ऐसी कंडीशन में जब प्रशासन व्यवस्था ही क्या हो जाए दोस्त, फेल हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विनाश हो जाता है। क्या समझ में आया आपको ये वाली बात? इसके अलावा हो सकता है कि वहां पर कृषि और व्यापार वहां पर होता था, कृषि व व्यापार, हो सकता है कृषि और व्यापार क्या हो चुका हो, समाप्त हो गया हो। अब लोग, कृषि या व्यापार समाप्त हो जाएगा तो लोग भूखे तो मरेंगे नहीं, या तो उस जगह को छोड़ के जाएंगे या फिर वो जगह अपने आप ही क्या हो जाएगी दोस्तों, समाप्त होने लग जाएगी। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है। आगे चलें, बताइए दोस्त जल्दी, क्या आपको मिस्र की सभ्यता के पतन के कारण समझ में आए? नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है। चलिए आगे चलें, कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट आज का कॉन्सेप्ट है आपका लोहे का आविर्भाव। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो हमने ताम्र पाषाण सभ्यता पढ़ी थी हमने, अब बात करते हैं लोहे का। लोहे का इस्तेमाल दुनिया में कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इसका आविर्भाव हुआ। आविर्भाव का मतलब होता है उद्भव। लोहे का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसने दुनिया में क्रांति ला दी। आप ही देखिए, हमारा जीवन लोहे से घिरा पड़ा है, हर चीज लोहे की है, ज्यादातर चीजें लोहे की बन रही हैं। वो अलग बात है, हम लकड़ी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी का इस्तेमाल उतना नहीं किया जा सकता। ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे पेड़ काटने पड़ेंगे, है ना दोस्त, और उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए लोहा एक ऐसा धातु रहा है हमेशा से जिसको मजबूत भी माना गया और बहुत ज्यादा इसने विकास में भूमिका निभाई है। आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी रेल चल रही है, लोहे से बनी हुई है ना, बहुत ज्यादा लोहे का योगदान है, आप कह सकते हैं। मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब क्या हुआ, मानव सभ्यता का विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब आप कहेंगे सर क्रांतिकारी परिवर्तन था क्या? यह मुख्य रूप से लोह युग कहा जाता है दोस्तों, आयरन एज इसको कहा जाता है, जो ताम्र युग और कांस्य युग के बाद आया। यानी सबसे पहले कौन सा युग आया था? तांबे का युग आया था दोस्तों, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। तांबे के युग में क्या था, सब चीज तांबे की बनाई जा रही थी। फिर तांबे के साथ फिर कुछ समय बाद क्या हुआ दोस्तों, कोपर के साथ टिन का मिश्रण क्या किया जाने लगा दोस्तों, ऐड किया जाने लगा। और इन दोनों धातुओं को मिला के लोगों ने क्या बनाना शुरू किया, आप कहेंगे सर कांसा बनाना शुरू किया। इसलिए कोपर एज के बाद आई ब्रोंज एज, जिसे कहा जाता है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। फिर तीसरी जो आई सभ्यता, इसे आप डायरेक्ट आयरन एज कह देते हैं, लोह युग कह देते हैं। इस लोह युग की प्रमुख विशेषता क्या रही? लोहे के आविष्कार के साथ ही मानव ने मजबूत और टिकाऊ औजार,
हथियार और उपकरण, सबसे बड़ी जरूरी चीज है उपकरण, जो टूल्स बनाने लोहे के स्टार्ट कर दिए, है ना। रेलवे के इंजन्स आप देखोगे, है ना, ये कैसे बने, रेलवे का इंजन क्या लकड़ी से बनाया, तांबे से बनाया, सोने से नहीं, लोहे से बनाया दोस्त। लोहे के पुल बनने स्टार्ट हुए। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये तो खैर प्राचीन भारत है जब लोहे का उद्भव भी हुआ था। मैं जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ मैं आपको किसके, मॉडर्न हिस्ट्री के, जहां पर आप ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं। सबसे पहला जो आप कहेंगे रेलवे का इंजन ब्रिटेन में बना, उसका नाम था स्टीफेंसन का रॉकेट। किसके बेस पे बना, आप कहेंगे सर वो लोहे का ही तो बना। दिल्ली का लोहे का पुल 100 साल पहले बना था, 1920 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। वो आज तक खड़ा हुआ एज इट इज। भारत सरकार अभी तक भी वैसा पुल नहीं बना पाई। किससे बना था, लोहे से बना था। ब्रिटेन का सबसे ताकतवर लोहा जो इस्तेमाल किया गया वो दिल्ली के लोहे के ब्रिज में किया गया। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा, आयरन ब्रिज कहते हैं जिसको। तो तकनीकी विकास जो हुआ, लोहे के उपकरण कांसे के औजारों की तुलना में अधिक सस्ते पड़ते थे दोस्त, और अधिक स्थिर थे। ये तो आप यहां भी सोच सकते हैं कि लोगों ने कॉपर के साथ टिन क्यों मिलाना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि कॉपर महंगा पड़ने लगा था, कॉपर की आपूर्ति कम होने लगी थी, और जिसकी आपूर्ति कम होगी, मांग ज्यादा होगी, वो महंगी हो जाएगी चीज। फिर उन्होंने क्या किया, कांच से बनाना, लेकिन कांसा भी एक समय पर महंगा पड़ गया था। फिर कंडीशन आई लोहे पे। क्लियर। कृषि में सुधार, लोहे से बने हल और अन्य कृषि उपकरणों से क्या हुआ दोस्तों, खेती बहुत तेजी से बढ़ने लगी, है ना। बड़े स्तर पर भूमि की खेती की जाने लगी। सिंचाई प्रणाली, आप देखिए आज के समय में आप देख लीजिए, ज्यादातर औजार हथियार जो हम किस में यूज करते हैं, खेती में यूज करते हैं, दराती से लेकर कटाई के यंत्र तक सब लोहे के बने होते हैं। ट्रैक्टर के पीछे हम लगाते हैं ना, खुदाई और जुताई के लिए मशीनें लगाते हैं, वो भी लोहे की बनी होती हैं। इवन हमारा ट्रैक्टर ही लोहे का बना होता है दोस्त। तो आप कहेंगे सर लोहे ने पूरा कृषि का स्वरूप ही बदल दिया होगा। क्लियर। आयरन एज की बात समझ में आ रही है आपको, आप कहेंगे बिल्कुल सर आयरन एज हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आगे की कहानी को समझिए बहुत ध्यान से। सैन्य शक्ति में वृद्धि। अब देखो सैनिकों के हथियार वगैरह जो थे, प्राचीन काल की बात चल रही है यहाँ पर, सैनिकों के जो हथियार वगैरह थे, जैसे तलवार है, भाले हैं, कवच है, सेनाओं की शक्ति और सैन्य संघर्ष की प्रकृति, ये सब कुछ बदल गई। साम्राज्य और नए राजवंशों का उदय होने लगा, क्योंकि लोगों के पास हथियार ही तो नहीं होते थे, सेना तो सबके पास थी, कोई भी कबीला खड़ा हो जाता था युद्ध लड़ने के लिए। दिक्कत कहां थी, हथियारों की, बहुत महंगे पड़ते थे। अब लोहे के हथियार और औजार बनने लगे तो आसान हो गया, क्योंकि शक्तिशाली सेनाओं के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार होने लग गया था। अब व्यापार भी बढ़ा, क्यों, क्योंकि लोहे के उपकरण हथियारों की मांग बढ़ने से व्यापार में वृद्धि हुई। अब अगर लोहा बढ़ रहा है, कोई धातु बढ़ रहा है, तो उससे बनी निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, और मांग और पूर्ति ही तो क्या है, व्यापार है। इससे व्यापार में भी वृद्धि हुई। शहरीकरण, लोग शहरों में रहने लग गए। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव भी इसका दोस्तों पड़ने लगा। तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं लोहे ने पूरी तरीके से चीजों को क्या कर दिया, बदल दिया। लोहे ने क्या करा, लोगों की सोच बदल दी। आप कहेंगे कृषि से लेकर उद्योग, व्यापार और आप कहेंगे जीवन शैली, सभी पर लोहे के युग का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। आयरन एज का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। तो क्या आपको समझ में आया? इससे डीप यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा एजुचक्र ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको सारे आप कहेंगे चैप्टर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ उसके अंदर पेड कोर्सेज या प्रीमियम कोर्सेज ही हैं, उसके अंदर आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में फ्री पीडीएफ्स, फ्री मॉक टेस्ट और साथ साथ आपको फ्री आप कहेंगे वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन फ्री वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे चले, पूरा पाषाण काल, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना दोस्त। क्या होता है हमारा पूरा पाषाण काल? जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई तो सबसे पहले काल को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर सबसे पहले काल को पूरा पाषाण काल ही कहा जाता है। मानव इतिहास का सबसे शुरुआती युग इसको कहा जाता है। प्राचीन पत्थर युग भी कहा जाता है दोस्त। प्राचीन पत्थर युग क्यों कहा जाता है भाई? पूरा का मतलब हो गया पुराना, पूरा मतलब पुराना या फिर प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, है ना। क्या होता है पाषाण का मतलब पत्थर, तो इसलिए इसे प्राचीन पत्थर युग भी कहा जाता है। जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई, मैं आपसे कहता हूं मानव सभ्यता यहां से स्टार्ट हुई, है ना, जहां से मानव सभ्यता का विकास हुआ और यहां तक गई, फॉर एग्जाम्पल आगे बढ़ी रही है, तो ये जो बिंदु है यही पूरा पाषाण काल है। इसे पैलियोलिथिक एज आप कहते हैं। इस पैलियोलिथिक एज के बाद आपको कौन सी देखने के लिए मिलेगी? आपको मिड वाली एज देखने के लिए मिलेगी, जिसे आप क्या कहते हैं मीसोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल। फिर नियोलिथिक एज आपकी आती है, जिसे आप नव पाषाण काल कहते हैं। फिर आपका आप कहेंगे ताम्र पाषाण युग, है ना, कांस्य युग, फिर आपका लौह युग। इस तरीके से युग आगे बढ़ते हैं, और अब तो आधुनिक युग में हम हैं। चलिए अब पैलियोलिथिक एज की खास बात क्या है, एक टेबल के ध्यान से हम समझेंगे, टेबल के माध्यम से, ठीक है। टेबल को ध्यान से पढ़िए एक बार। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है आपको? बताइए। बहुत बढ़िया दोस्त। देखिए बात करते हैं समय अवधि की। 20 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक ये क्या रहा है दोस्तों? आप कहेंगे पूरा पाषाण काल ही रहा है।
20 लाख साल पहले से लेकर और 12,000 ईसा पूर्व तक क्या रहा है आपका पूरा पाषाण काल रहा है। औजारों के उपयोग की बात करें तो यहाँ पर पत्थर के औजार थे जो ज़्यादा विकसित नहीं थे। हाथ कुल्हाड़ी हो गई, खंजर हो गया और खुरचनी हो गई, जिससे मांस वगैरह को खुरच देते थे, लोग साफ करते थे। ऐसे औजार थे, अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं थे, विकसित हथियार नहीं थे, कम नुकीले और बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। जीवन शैली की बात करें तो घुमंतु जीवन शैली होती थी, जगह जगह शिकार ढूंढना पड़ता था। कुल मिलाकर मनुष्य भी पूरी तरीके से मनुष्य नहीं हुआ था, अभी भी आदि मानव की तरह वो था। भोजन संग्रहण की भूमिका है, शिकारी संग्रहक समाज बन चुका था, शिकार करना, इकट्ठा करना, खा लेना, बस। स्थायी निवास अभी था नहीं क्योंकि खेती का विकास हुआ नहीं था। गुफाओं और अस्थायी आवासों में रहते थे दोस्त, ठीक है। खाद्यान्न की बात करें तो शिकार से मिलने वाला भोजन, मछली पकड़ना, जंगली फल खा लेना, कंदमूल खा लेना और जड़ें एकत्र करना, ये सब इनका काम था। खेती और पशुपालन का इन्हें कोई भी नॉलेज नहीं थी, ना तो खेती की, ना आप कहेंगे सर पशुपालन की, ठीक है। आवास इनके क्या थे, गुफाओं में रह लेते थे, चट्टानों के नीचे रह लेते थे, अस्थायी झोपड़ियां बना लेते थे। और अस्थायी झोपड़ियां भी कैसे बनाते थे, जो झोपड़ी जैसी आपको लगेगी भी नहीं, जैसे दो पेड़ आपस में टकरा रहे, उनके ऊपर 4 पत्ते बिछाए, अपना नीचे बैठ गए, मतलब टाइम पास, टोटली टाइम पास। घुमंतु बंजारे टाइप के लोग। इस युग में आग की खोज हुई दोस्तों, यही वो युग था जब पत्थर घिस घिस के आग की खोज की गई। उसका उपयोग ताप, भोजन पकाने और जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के लिए भी किया जाने लगा, ठीक है। गुफाओं के दीवारों पर चित्रकला, भीति चित्र बनाना स्टार्ट हो गया था। भीति चित्र जो आपको अजंता अलोरा की गुफाओं में भी देखने के लिए मिलेंगे। समाजीकरण की बात करें, लोग छोटे समूहों में रहते थे, समूह तो मत कहिए, इसे गिरोह कहिए। एक शिकारी गिरोह टाइप के लोग यहाँ पर थे, ठीक है। इसके अलावा तकनीकी प्रगति के नाम पर बहुत कम उन्नत था, ये मैंने आपको बताया है। पत्थर के औजार भी बड़े बड़े होते थे, कम नुकीले होते थे। तकनीकी विकास के नाम के, आप यदि तकनीकी विकास की बात करें तो नाम मात्र का हुआ करता था। बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे देखिए, पौधों को उगाना और पशुओं को पालतू बनाने की ऐतिहासिक परंपरा क्या थी दोस्तों। देखिए, पौधों को उगाना जो स्टार्ट किया, ये अपने आप में एक अलग सामाजिक परिवर्तन था। पशुओं को पालतू बनाना, ये भी अपने आप में एक अलग ही ऐतिहासिक परंपरा थी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये परंपरा क्या थी और ये कैसे स्टार्ट हुई, मैं आपको बताता हूं। मनुष्य ने कैसे पौधों को उगाना सीखा और पशुओं को पालतू बनाना सीखा। एक समय था जब वो उनका शिकार करते थे, तो उनके दिमाग में क्या आया कि हम तो इन्हें पाल भी सकते हैं। हालांकि ये वो समय नहीं है जब हमें पालतू जानवरों को नाम देना पड़े, ये तो अभी चल रहा है बेवकूफपन कि हम जानवरों को घर में लेके आते हैं। अच्छी बात है, उनसे प्यार करना चाहिए, लेकिन टुल्ली है, किट्टो, कैट लेके आ रहे हैं, डॉग लेके आ रहे हैं लोग। दुबई जैसे शहरों में आप देखेंगे जो ये होते हैं, आप शेख साहब वगैरह होते हैं, ये टाइगर पाल रहे हैं। जो नहीं पालने वाला जानवर है उसको भी पाला जा रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है। आधुनिक युग में तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब पौधों को उगाना है, फिर पशुओं को पालतू बनाने की ऐतिहासिक परंपरा स्टार्ट हुई, तो क्या थी? देखिए, पौधों को उगाने का मतलब है खेती और पशुओं को पालने का मतलब है दोस्तों पशुपालन। ये दोनों मानव सभ्यता में जब विकसित हुए तो ये एक मील का पत्थर था। बिल्कुल सही बात है। लोगों को ना तो खेती के बारे में पता था, ना पशु पालने के, वो सोच भी नहीं सकते थे कि पशुओं को पाला जा सकता है। क्लियर? जैसे यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कब स्टार्ट हुई दोस्तों? नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि पशुपालन और कृषि की जड़ें कहाँ थी, तो जड़ें तो आपको पता है मध्य पाषाण काल में थी। जड़ें कहाँ थी? जड़ें आपकी मध्य पाषाण काल में हुआ करती थी, ठीक है दोस्त। लेकिन विकसित कब हुई? टोटली यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कब विकसित हुई, कब शुरू हुई? तो सही तरीके से आप कहेंगे नवपाषाण काल में, 12,000 वर्ष पूर्व लगभग। इसे कृषि क्रांति भी कहा जाता है दोस्तों, या फिर नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है इसे कृषि क्रांति? क्योंकि जब लोगों ने पौधों को उगाना सीख लिया तो उसे ऑटोमेटिकली खेती करनी आ गई। बस नाम उसे खेती हमने बाद में दिया, पहले तो उसे पौधे को उगाना ही कहते थे। बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर तो बाद में नाम दिया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले कि कृषि की शुरुआत किस प्रकार हुई इस स्लाइड में, और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद मिस्र की सभ्यता का स्थापत्य और प्रशासन भी हम जानेंगे। फिर हम चीजों को क्या करेंगे, एंड करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत थोड़ा सा रह गया है, पेशेंस को बना के रखें। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्त, कृषि का आरंभ कहां पे हुआ? कृषि की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई। अब ये मेसोपोटामिया क्या था? इराक में दजला और फरात नाम की 2 नदियां बहती थी, उनके बीच में आप कहेंगे एक सभ्यता विकसित हुई, जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया में 2 शब्द हैं, एक मेसोस, एक पोटेमोस। मेसोस का मतलब होता है बीच में, और पोटेमोस का मतलब होता है नदियां। अब ये 2 नदियां इराक में थी कहां पर? आप कहेंगे इराक के उत्तरी इलाके में एक नदी बहती थी दजला और दूसरी फरात। दजला और फरात दोनों नदियों के बीच में एक सभ्यता विकसित हुई, जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्त। इसे हमने 11वीं क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इसे पढ़ सकते हैं, जो आज के इराक में और सीरिया क्षेत्र में मानी जाती है सभ्यता, है ना। यहीं पर क्या हुआ था दोस्तों? खेती की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? खेती की शुरुआत। प्रमुख फसलें जो शुरुआती खेती में उगाई जाने लगी थी, गेहूं, जौ, मक्का, चावल और दाल।
ये ऐसी फसलें थी जिनको उगाया जाने लगा था। शुरुआत किसने की? मेसोपोटामिया के लोगों ने। धीरे धीरे अन्य फसलों जैसे आलू को, बाजरा को और अन्य अनाजों को भी क्या किया गया? उगाया गया। तकनीकी विकास की बात करें तो खेती अभी अपने आरंभिक चरण में ही थी। मिट्टी को तैयार करना एक स्टेप, बीज को बोना, सिंचाई करना और कटाई करना, ये सारी ही प्रक्रिया आप कहेंगे धीरे धीरे अभी विकसित हो रही। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, खेती यहाँ पर क्या थी? खेती यहाँ पर अपने आरंभिक चरण में थी दोस्त, ध्यान से समझिए। खेती अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो इतनी जल्दी डेवलप तो नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। स्थायी बस्तियां क्या हैं? कृषि के विकास ने स्थायी बस्तियों का निर्माण संभव बनाया। अब देखिए, खेती अगर करेंगे तो ऐसा तो है नहीं यहाँ खेत उगाया फिर यहाँ छोड़ के चले गए, ये तो फिर आपको बेवकूफ मानेगी दुनिया। ये कंडीशन होती थी जब खेती करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, तो एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, और जब रहना स्टार्ट कर दिया, अपने खेतों की देखरेख स्टार्ट कर दी, तो ऑटोमेटिकली बस्तियां बन गई लोगों की, लोग एक साथ रहने लग गए। ठीक है, तो कृषि के विकास ने स्थायी बस्तियां बनानी स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ? लोग एक स्थान पर रहकर खेती करने लगे। प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों? खाने पीने की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। खाने पीने की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी, खाएगा तो जनसंख्या बढ़ाएगा लोग, सीधी सी बात है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ी, नए नए समाज बनने लगे, बस्तियां, कबीले बनने स्टार्ट हो गए। कुल मिला के ये खेती ही है दोस्त, ये खेती ही है दोस्त जिसने दुनिया को बनाना स्टार्ट किया। क्लियर? बात समझ में आई है नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे चले। पशुओं को पालतू बनाना, प्रारंभिक स्थल। सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत भी मेसोपोटामिया में हुई। और देखिए, खेती अगर आप कहेंगे भाई पशुपालन भी अपने आप में, आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री जिसे आप कहते हैं, ये भी एक प्रकार की खेती का ही आप कहेंगे सहक्रिया मानी जाती है, को एक्टिविटी आप कह सकते हैं। तो इसलिए ये भी कहां पर विकसित हुई? आप कहेंगे मेसोपोटामिया में। भारत और चीन के क्षेत्रों में भी ये बाद में क्या हुई दोस्तों? विकसित हुई। ठीक है। प्रमुख पालतू पशु कुत्ते, बकरियां, भेड़, सुअर और गाय, इनको पाला जाने लगा। ठीक है। मानव का पहला पालतू जानवर कौन बना दोस्तों? कुत्ता बना था, याद रखना। पहला पेट एनिमल क्या था? कुत्ता, जो मुख्य रूप से शिकार और सुरक्षा के लिए दोस्तों क्या किया जाता था? पाला जाता था। कुत्ते को इसलिए पाला जाता था क्योंकि कुत्ता अच्छा खासा शिकारी भी होता है और सुरक्षा, आपको पता है ना, कुत्ते कान खड़े हो जाते हैं। लोग आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने घर की, अपने साजो सामान की सुरक्षा के लिए कुत्ते को पालते हैं। स्वार्थी होता है मानव। उद्देश्य की बात करें, प्रारंभ में पशुओं को मुख्य रूप से मांस, दूध, चमड़ा और अन्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए पाला जाता था। सेल्फिशनेस के कारण, है ना, कोई प्रेम भाव वाली बात नहीं थी शुरुआत में। जैसे बैल है, आपका घोड़े हैं, ये खेती परिवहन में भी काम आते थे, इसलिए इन दोनों को तो पालना आज भी जारी है लोगों का, है ना, ये खेती में यूज हो जाते हैं कई बार। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव इसका क्या ही पड़ा होगा भाई। पशुपालन ने क्या किया? खाद्य सुरक्षा दी, व्यापार बढ़ गया और श्रम का विभाजन बढ़ गया। पहले सारा काम खेत में खुद करना पड़ता था, लेकिन बैल पालने लगे, बैलों का इस्तेमाल होने लगा, तो आप कहेंगे श्रम का थोड़ा सा, मेहनत का बंटवारा हो गया। थोड़ी मेहनत मैं कर लूंगा भाई, थोड़ी मेहनत बैल कर लेगी, तो क्या जाता है किसी का, इसलिए पशुपालन स्टार्ट हुआ। डन। आगे चले। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, मिस्र की सभ्यता, उसके बाद हम इस सेशन को करेंगे ओवर। डन। चलिए मिस्र की सभ्यता पे बात करते हैं। मिस्र की सभ्यता के पास दो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे, एक तो इसकी स्थापत्य कला, स्थापत्य मतलब इमारतें वगैरह, और इसका प्रशासन। चलिए स्थापत्य में बात करें तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? इसके स्थापत्य में आपको पिरामिड, दूसरा मकान, तीसरा किले, चौथा सड़कें और पांचवा आपको उपकरण और तकनीकें। यह है इसका स्थापत्य, आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं। पिरामिडों का निर्माण आपको पता है, फराहों, फराह कौन थे? वहां के राजा प्रशासन जो चलाते थे, मैंने आपको बताया था, उनकी कब्रों के रूप में किया गया था। जैसे कि गीजा का पिरामिड आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। खूफू, खफरे और मेनाकोर जो अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण है दोस्तों। याद रखिए, जो गीजा का पिरामिड है ये भी अपने आप में कब्र है। और कौन से राजाओं की कब्र है? आप कहेंगे सर फराहों के जो शासक यहाँ पर हुए थे इजिप्ट के अंदर, उनकी कब्रें हैं। ठीक है, हम भले उसे बहुत ज़्यादा घूमने वाली प्लेस मानते हैं, लेकिन ये जैसे भारत में हुमायूं का मकबरा है, तो वो घूमने की जगह नहीं है, वो मकबरा है। मकबरा समझते हो ना क्या होता है? मकबरा मतलब आप कहेंगे जहाँ पर डेड बॉडी होती है, दैट इज क्लियर। तो पिरामिड क्या है? स्थापत्य कला का एक एग्जाम्पल हो गया। मकान, मकान क्या थे? जहाँ पर साधारण लोग रहते थे, आज भी रहते हैं। ये उस समय मिट्टी के या फिर पत्थर के ही बने होते थे, जो एक या दो मंजिला भी हो सकते थे, वो डिपेंड करता था व्यक्ति के पैसे पर। एक आज भी वही है, कुछ नया सिस्टम नहीं है। आज भी अगर एक मंजिल मकान है, कम पैसा है भाई, ज़्यादा पैसा है 4 मंजिल। अब जितने, इसका मतलब ये नहीं है बहुत ज़्यादा पैसा है तो बहुत सारी मंजिल। यस, इसका मतलब यही है दोस्त। आप मुकेश अंबानी के मकान को देख लीजिए यूट्यूब पर। किलों की बात करें दोस्तों, रक्षा के लिए किलों का निर्माण किया गया, है ना। किलों का निर्माण क्यों किया गया? आप ये सोचिए, किला मतलब फोर्ट, फोर्ट क्यों बनाया जाता था? प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि किले को चारों तरफ से किलेबंद किया जाता था। उसके अंदर अगर कोई आता भी है तो उसे क्या करना पड़ता था? गेट पे से चेकिंग के बाद आता था। तो किलों का निर्माण तो इसलिए किया गया। मिस्र में अच्छी सड़कें और जल निकासी प्रणाली भी विकसित हुई, जिससे व्यापार और परिवहन बढ़ा।
तकनीक की बात करें तो पत्थर को काटने के लिए, निर्माण करने के लिए आधुनिक तकनीक थी। पिरामिड क्या ऐसे ही बन रहे हैं आप बताइए? आप कहेंगे नहीं सर, पिरामिड क्यों बन पाते हैं? पिरामिड इसलिए ही तो बन पाते हैं क्योंकि इनके पास बहुत बेहतरीन तकनीक थी और गणित में इतने माहिर थे ना, ये गणित में इतने ज़्यादा माहिर थे कि गीजा का जो पिरामिड है एक्यूरेसी से पता है कि अक्षांश और देशांश को मिलाकर तरीके से बनाया गया है। अब आप सोचेंगे कितना दिमाग था। सबसे बड़ी बात यह है कि गीजा का पिरामिड जितना ऊंचा है, इतने बड़े बड़े पत्थर जो कि 250-250 टन के, आपको 2-2 हज़ार टन के पत्थर मिलेंगे, इतनी ऊपर ऊंचाई पे चढ़ाई कैसे? ये टेक्नोलॉजी इनके पास थी, मिस्र के लोगों के पास। आप देखना एक बार यूट्यूब पे किसके बारे में, गीजा का पिरामिड के बारे में तथ्य जानना थोड़ा, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। प्रशासन की बात करें दोस्तों तो प्रशासन में वहां पर आपको राजतंत्र देखने के लिए मिलेगा। स्थानीय स्तर तक प्रशासन जाता था, अलग अलग विभागों में प्रशासन बांटा गया था, कानून और न्याय व्यवस्था भी थी, लिखित प्रणाली थी प्रशासन की, मतलब हर चीज लिखी जाती थी दोस्तों। और आप कहेंगे दोस्तों कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम भी यहां पर हुआ करता था। चलिए इसके बारे में और जानते हैं, ध्यान से सुनना, जो भी आपका डाउट है कमेंट कर दो। मिस्र का प्रशासनिक ढांचा एक मजबूत राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन जहां पर, और मैंने आपको बताया था फराहों को देवताओं के रूप में माना जाता था। यहाँ के प्रशासक कौन थे? आप कहेंगे सर फरा। क्लियर? फरा शासक यहाँ पर हुआ करते थे। विभिन्न क्षेत्रों को नामक द्वारा क्या किया जाता था? शासित किया जाता था। नामक्स, इसको नॉर्मैक्स कह सकते थे उस समय, क्या कहते थे इनको? नॉर्मैक्स। नॉर्मैक्स क्या करते थे? स्थानीय स्तर पर शासन चलाते थे। सबसे ऊपर राजा तो फरा नाम का राजा तो होता ही था, उसके अलावा आप कहेंगे नॉर्मैक्स नाम के छोटे छोटे क्या होते थे दोस्तों? आप कहेंगे सामंत टाइप के, जैसे भारत में जमींदार होते थे। ये डायरेक्टली किसके प्रति जवाबदेह होते थे? फरा नामक शासक के। प्रशासनिक कार्यों को विभिन्न विभागों में बांटा गया था, जैसे खेती का विभाग, न्याय विभाग और कर संग्रह का विभाग। न्याय प्रणाली विकसित की गई थी, न्यायाधीश होते थे, अदालतें भी होती थी। फराओं को न्याय का सर्वोच्च स्रोत माना जाता था, मतलब जैसे आज के समय सुप्रीम कोर्ट होता है ना, राजा उस समय सुप्रीम कोर्ट होता था, है ना, उसका वचन ही होता था शासन। प्राचीन मिस्र की लेखन प्रणाली जो थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था इनकी लिपि को हायरोग्लिप्स कहा जाता था, ये प्रशासन में इस्तेमाल होती थी। बात करें कर प्रणाली की तो कृषि उत्पादन हो चाहे व्यापार हो, दोनों पर टैक्स लिया जाता था। और इसी टैक्स से, जैसे आज के समय गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा मिलता है, फरा राजाओं को भी टैक्स इसी से ही मिलता था, या तो खेती से या फिर व्यापार से। क्या आपको समझ में आया? इसके अलावा अगर आप ढेर सारी कॉन्सेप्ट क्लास चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।